जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी शैलेंद्र सिन्हा और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इस मंच के तहत प्रगतिशील राजनीति की बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं और अपने शहर के किसी खास शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। आज इसी कड़ी में मुलाकात करा रहे हैं जाने माने सिन मेडिकल रिसर्च सेंटर से डॉक्टर अशोक जी से। अशोक सिंह जी पूर्व में प्रत्याशी भी रह चुके हैं एमएलसी के लिए और उसके साथ साथ सर उत्तरी वाराणसी से अपना भाग्य आजमा चुके हैं। तो आज मुलाकात कराते हैं। चूँकि सिन मेडिकल रिसर्च सेंटर जो है किसी पहचान की मोहताज ही नहीं रह गया, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र सेंटर जो है माना जाता है और उसी के प्रबंधक भी हैं डॉक्टर अशोक जी। तो स्वागत है सर आपका आईपा में। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, अगर बात की जाए तो 2022 का चुनाव नज़दीक है। चूँकि आप भाग्य भी आजमा चुके हैं राजनीतिक क्षेत्र में, चूँकि एक जाने मानी यहाँ पे आप हस्ती भी हैं, डॉक्टर भी हैं। तो अगर बात की जाए तो 2022 का जो चुनाव होगा तो उसमें किस तरीके से नज़रिया आप देखते हैं चुनाव को लेकर? देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, हमें लगता है कि जितना काम इस बीच में जो है हुआ है पिछले 5 सालों 4.5 सालों में, यदि काम के आधार पर जो है यदि जनता को चुनना होगा तो निश्चित रूप से भाजपा ही आएगी। लेकिन यहाँ सिर्फ जो है काम नहीं चलता है, यहाँ पर जातीय समीकरण भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और सब तोड़ मरोड़ उठा पटक जो है शुरू हो चुका है आज से 3 महीना पहले ही से, इस पार्टी से उस पार्टी। अब पहले आइडियोलॉजी की बात होती थी, भाजपा में भी आइडियोलॉजी था लेकिन वो भी आइडियोलॉजी से थोड़ी हटी और बाकी पार्टियों में तो कोई आइडियोलॉजी का सवाल ही नहीं है। कौन कैंडिडेट जो है जीत सकता है, बाहुबली है, धनबली है, जनबली है, उसको जो है सोच के लोग वोट देते हैं कि किसी तरह से वो जीत आ जाए, जिससे कि हम जो है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर जो है हम बैठ जाए, हमारी पार्टी सत्ता में आ जाए। तो उसको सोच के जो है अब ये चुनाव हो रहा है। ये चुनाव और चुनाव से फ़र्क सिर्फ इसलिए है कि इसमें योगी जी और मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को बहुत इंपॉर्टेंस देके और इसमें बहुत ही काम किया है। काम के आधार पर यदि देखा जाए तो भाजपा ही नंबर 1 है। दूसरे नंबर पर हमें लगता है समाजवादी पार्टी लड़ेगी, लेकिन उसका आधार होगा जातीय, वो काम के आधार पर नहीं लड़ रहे। अगर बात की जाए 2022 की जो है, 2022 में अगर आप चुनाव मैदान में आते हैं तो सबसे पसंदीदा पार्टी आपके लिए कौन सी होगी, चूँकि आपके लिए कई द्वार खुले हुए हैं? देखिए, हमसे पूछा भी गया था और कई पार्टियों से पूछा जा रहा है कि आप चुनाव लड़ेंगे तो बताइए, कहाँ से लड़ना है वो भी बताइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अभी तक कोई ऑफर नहीं आया है और भारतीय जनता पार्टी से ही, चूँकि अभी समय माहौल नहीं, काम के आधार पर। मैं मोदी जी का समर्थक इसलिए नहीं हूँ कि मैं भाजपाई हूँ, मैं इसलिए समर्थक हूँ कि उन्होंने भारतवर्ष के लिए और भारतवर्ष में बहुत काम किया है और योगी जी 5 बजे भोर से लेकर रात के 12 बजे तक काम करने वाले आदमी हैं। तो ऐसा चीफ मिनिस्टर हमें लगता है कि कभी उत्तर प्रदेश को मिला नहीं कि इतना जो है जी जान लगा के, कम से कम आप गिनती नहीं होगी कि बनारस में कितनी बार वो आए हैं। और उसी का नतीजा है कि आज बनारस में चारों तरफ जितनी सड़कें और डेवलपमेंट देख रहे हैं आप, घाट वगैरह को देख रहे हैं, मंदिर को देख रहे हैं, ये सारा जो है उन्हीं के मेहनत का ही फल है, चाहे ये हो चाहे अयोध्या हो। इससे पूर्व में आप 2017 में प्रत्याशी थे, तो जो मेन मुद्दे थे उन मुद्दों में और 2022 के मुद्दों में आप कितना अंतर देखते हैं? देखिए, बनारस शहर में कोई मुद्दा वगैरह रहता नहीं, यहाँ जो है सब लोग जो है भाजपा को ही वोट देते हैं। और सबसे मज़ेदार बात आपको बताता हूँ कि मेरे फ्रेंड थे, अपनी वाइफ को समझा के ले गए कि डॉक्टर साहब जो देखो खड़े हैं, इनका ये चुनाव चिन्ह है, इनको वोट दे देना। और वो जाके जो है कमल का बटन दबा के चली आई और बाहर निकल के बोली कि यार बहुत गलती हो गई, मैं तो अंदर गई, मैं बटन ही दबा दी वो। तो यहाँ पर भाजपा का वर्चस्व है और भाजपा जो है यहाँ नंबर 1 पार्टी बनारस शहर के लिए है। और सही बात यह है कि यह मोदी जी का क्षेत्र भी है, इसलिए भी फर्क पड़ता है। 2022 में तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं। अगर बेरोजगारी की बात की जाए, बेरोजगारी जैसे मुद्दे चल रहे हैं इस समय, उसके बाद क्राइम ग्राफ की बातें विपक्षियों द्वारा लगाई जा रही हैं, तो क्या अंतर देखते हैं? चूँकि आपका ये जो सेंटर जो पॉइंट है सिन मेडिकल रिसर्च सेंटर, जो ये एक बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट है मेडिकल के लिए, तो क्या अंतर देखते हैं कि पहले की सरकारों की अपेक्षा और इस सरकार में कुछ नज़रिया कुछ बदला हुआ है? देखिए, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, बसपा शासन में बहन जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, या राजनाथ जी ने किया, या कल्याण सिंह पार्ट 1 जो है जो शासन रहा, वैसा शासन जो है देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे इनकाउंटर के बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर में जो डर अपराधियों में होना चाहिए पुलिस का, वो डर नहीं है। तो ये अच्छी बात नहीं है। दिन रात मेहनत हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत काम किया जा रहा है, लेकिन दहशत नहीं है अपराधियों में थोड़ा भी। तो ये एक माइनस पॉइंट है इसका। लेकिन मुद्दे जो है
मैं बता रहा हूँ लोकल मुद्दे काम आएंगे, या तो काम के आधार पर लोग देंगे या जातीय आधार पर देंगे, और इसी पर जो है लोग बंटेंगे और इसी पर वोट देंगे। जैसा कि होता रहा, पूर्वांचल हमेशा से पिछड़ा इसीलिए रहा कि वो जाति और धर्म के आधार पर जो है वोट देता रहा। कभी भी राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय सोच के आधार पर यदि देता तो आज इसका विकास जो है बहुत पहले हो गया होता। पिछले 4.5 साल में पूर्वांचल के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है, और हमें लगता है पूर्वांचल के ऊपर भी और बुंदेलखंड के ऊपर भी। आपने देखा अभी रक्षा मंत्रालय ने राजनाथ जी के नेतृत्व में जो है काफ़ी काम हो रहा है, और जो कॉरिडोर बन रहा है रक्षा कॉरिडोर, उसके चलते हमें लगता है कि बुंदेलखंड में पानी पीने का नहीं था, पानी की व्यवस्था परमानेंट इन्होंने कर दिया। तो मैं भाजपा ही नहीं हूँ, बेसिकली मैं कांग्रेस से जो है चुनाव एमएलसी का भी लड़ा था और मेयर का भी चुनाव लड़ा था। हमें लगता है कि मेयर का टिकट यदि अगला जो है कांग्रेस देगी तो मैं मेयर का चुनाव जो है कांग्रेस की टिकट पर ही लड़ूंगा, लेकिन काम के आधार पर यदि वोट देना हो तो मैं भाजपा को दूंगा। तो आप तो काफ़ी दुविधा कर दिए, कांग्रेस भी बोल दे रहे हैं, उसके बाद बीजेपी को पसंद भी कर रहे हैं, इसमें बीजेपी से भी ऑफर भी नहीं आए हैं। तो अगर बात की जाए सर, एक चीज़ और है यहाँ से जानना चाहेंगे आपसे, चूँकि पूर्वांचल में जो है अगर बेरोज़गारी जैसे काफ़ी मुद्दे रहे यहाँ पे, इसके बाद अगर यहाँ के खस्ता हाल की बात की जाए, रोज़ी रोज़गार की बातें की जाए, तो रोज़ी रोज़गार के अवसर कुछ बेहतर हुए हैं जैसे जितने दावे किए जा रहे हैं, या पूर्वी सरकारें इनसे बेहतर थी रोज़ी रोज़गार को लेकर? देखिए, रोजी रोजगार को लेकर पूर्व की सरकारें भी उसी तरह से थीं, और पूर्वांचल के लिए किसी ने काम नहीं किया, सिर्फ जो है बातें होती रहीं। पूर्वांचल निधि का भी दोहन हुआ। पूर्वांचल निधि कांग्रेस के शासन में बनाया गया था कि पूर्वांचल के विकास के लिए एक अलग से निधि रखा गया था। वो भी निधि सपा के शासनकाल में वो सारा सफाई और उस एरिया के लिए चला गया। पूर्वांचल निधि का पैसा भी जो है यहाँ से डाइवर्ट हो गया। जहाँ तक बहन जी की बात है, बहन जी को किन चीज़ों से लगाव था वो सब लोग जानते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कि जहाँ तक बात है, बहन जी के शासन में जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है निश्चित रूप से अच्छा रहा। तो डेवलपमेंट की बात यदि कहेंगे तो पूर्वांचल में कभी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी नहीं, और बड़ी फैक्ट्रियाँ लगती हैं, एक बड़ी फैक्ट्री लगती है तो उसके साथ साथ 100-200 एंसिलरी फैक्ट्री लग जाती है, उससे जो है लोगों को रोज़गार मिलता है। तो उस तरह के रोज़गार के नहीं, कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि आधारित भी जो है यदि चीज़ें शुरू हो जाएँ तो अच्छा किया। मनोज जी थे और उन्होंने गाजीपुर की सब्जियां जो है वो मिडिल ईस्ट भेजना शुरू किया, बाई एयर भी जा रहा है, और उन्होंने एक अच्छा रेलवे का एक ट्रैक बनाया जिससे कि बाबतपुर तक जो है सब्जियां जो है पूर्वांचल की आ जाएं और जाए। तो इस तरह के क्षेत्र में जो है काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो कृषि प्रधान क्षेत्र है, लेकिन 2-4 बड़ी कंपनियां यहाँ ऐसी होनी चाहिए जिनकी वजह से और लोगों और भी कंपनियां उसकी एंसिलरी लगें और लोगों को रोज़गार मिले। जहाँ तक रोज़गार की बात है, क्लेम करते हैं, और हमारे यहाँ भी रोज़गार मेला लगा था, उसमें भी जो है काफ़ी लोग सेलेक्ट हुए, और सरकार का दावा है कि 1.5 लाख जो है नौकरियाँ, मतलब छोटे से लेकर बड़े तबके तक 1.5 लाख नौकरियाँ जो है हर महीने दी जा रही हैं, और एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि लोगों को काम मिल रहा है, नौकरी नहीं काम दे रहे हैं, और काम भी यदि देते रहे तो हमें लगता है कि नौकरी की आवश्यकता नहीं होगी। अगर बात किया तो चुनाव जैसे नज़दीक आते हैं तो उसमें भावनात्मक मुद्दे बहुत तेज़ी से उभरते हैं, उसमें तो भावनात्मक मुद्दों के साथ वोटिंग करनी चाहिए लोगों को, या फिर स्थानीय मुद्दे जो हैं वो प्रस्तुत होने चाहिए? देखिए, ये भावना प्रधान देश है और भावना में ही लोग बह जाते हैं। भावना में यदि नहीं बहते तो 2 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी जो है आज 2/3 से ऊपर बहुमत लेकर लोकसभा में खड़ी है। तो भावनाओं के ऊपर ही तो राम के नाम पर जोड़ा इन्होंने, धर्म के नाम पर जोड़ा इन्होंने, तो भावना प्रधान है। इंदिरा गांधी थी, गरीबी हटाओ उन्होंने नारा दिया और उस पर सत्ता में आ गए। उनके देहांत के बाद राजीव गांधी आए तो सारे लोगों को सिंपैथी हो गई कि इंदिरा जी मर गई, ये उन्हीं का लड़का है इसलिए वोट देना है, और पता चला कि जितना नेहरू जी के समय में जो है लोकसभा सदस्य नहीं रहे कांग्रेस के, उससे ज़्यादा जो है राजीव जी के साथ हो गए थे। तो ये भावना प्रधान है, भावनाओं का खेल जो है सभी लोग खेल रहे हैं, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर जो है भावनाओं से खिलवाड़ जो है वो नेता पहले भी करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, और हमें लगता है कि भावना प्रधान जो है काम के बाद दूसरी चीज़ जो है ये भावना ही रहेगी जिस पर लोग वोट देंगे। इसके साथ साथ अगर एक जो बात की जाए यहाँ वाराणसी को लेकर, अगर आप बीजेपी के अतिरिक्त किसी और पार्टी से लड़ते हैं तो खासकर शहर उत्तरी से अगर लड़ेंगे तो आप विशेष मुद्दे क्या होंगे जिसके तहत जो है जनता दरबार में आप जाएंगे वोटों का आशीर्वाद लेने के लिए? देखिए, वहाँ उत्तरी में ज़्यादातर अवैध कॉलोनियाँ हैं, इसलिए उसका विकास जो है हुआ नहीं। ये तो पहले के कुछ लोग जो है जो विपक्ष के लोग रहे हैं उन्होंने सड़कों पे काम किया, सीवर लाइन पे काम किया और अन्य चीज़ों पर काम किया, और मोदी जी के आ जाने के बाद
एक बन गया है कि पूरे बनारस का विकास करना है, इसलिए फंड की कमी कहीं भी आ नहीं रही है। तो फंड की कमी नहीं होने की वजह से थोड़ा सा विकास शुरू हो गया है। लेकिन हमें लगता है कि जो वरुणा के उस पार हैं उसमें अवैध कॉलोनियों को यदि वैध कर दिया जाए तो हमें लगता है विकास प्राधिकरण को भी पैसा मिलेगा और हर तरह से डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट चार्जेस चूँकि उसमें जमा होते हैं तो डेवलपमेंट करने में आसानी होगी। पहले की अपेक्षा जो है अब कोई ऐसा नहीं कि कोई विशेष डेवलपमेंट जो है, सड़कों को, सीवर लाइन और पानी को छोड़ दीजिए तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जो है नज़र नहीं आता है। बाहर में ज़रूर नज़र आता है, शहर के बाहर, लेकिन शहर के अंदर जो विकास होना चाहिए, स्पेशली जो मलिन बस्तियां हैं या मुस्लिम बस्तियां हैं। मैं जब मेयर का चुनाव लड़ा था तो मुस्लिम बस्तियों में मैं गंदगी और वहाँ पार्क की देख रेख या वहाँ पानी की व्यवस्था, मस्जिदों के बाहर नल तक नहीं थे कि लोग हाथ पैर धो के जो है वो नमाज करने के लिए जाएं, तो वो उन चीज़ों में बहुत बदलाव नहीं आया है। जनरल जो है बाहर सब कुछ चमका हुआ दिख रहा है, लेकिन अब अंदर जब गलियों में जाएंगे, उन क्षेत्रों में जाएंगे तो आज भी उनका विकास जो है वहीं रुका हुआ है जो आज 20 साल पहले था। आईपा की जो मुहिम है, जिस मंच के अंतर्गत हम आपसे वार्ता कर रहे हैं, इस मुहिम को आप क्या कहेंगे? आईपा किस कदर काम कर रही है, इस पे क्या सजेशन है आपका? देखिए, आईपा बहुत ही अच्छे मुद्दे उठा रही है और मैं बधाई दे रहा हूँ, सराहना कर रहा हूँ कि इस तरह के मुद्दे, और हम लोग जैसे, जो मैं अपने को पॉलिटिकल मानता ही नहीं, मैं चंद्रशेखर जी के परिवार से हम लोग जुड़े रहे और उनकी पार्टी में भी मैं कभी नहीं रहा। बीच में मैं ज़रूर कांग्रेस में कुछ दिन के लिए आया था और आज मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ और हम लोग निष्पक्ष बात करते हैं। भाजपा अच्छा काम करेगी उसकी तारीफ़ करेंगे, कांग्रेस अच्छा काम करेगी उसकी तारीफ़ करेंगे। जो अच्छा काम नहीं करते हैं उसको हम लोग क्रिटिसाइज पार्टी में रह कर भी उन्हीं से सीखा है, चंद्रशेखर जी से। और आईपा जो है इस तरह के मुद्दे उठा के जो सच है उसको सामने ला रही है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ आपको। तो आप थे हमारे साथ सिंध मेडिकल एवं रिसर्च सेंटर के प्रबंधक डॉक्टर अशोक सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से पूरे जवाब दिए और इन्होंने बताया कि 2022 के आगामी चुनाव में अगर मौका मिलता है तो निश्चित ही भाग आजमाएंगे और तमाम मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे। शैलेंद्र सिंह, आईपा।